वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 7 में जिसका नाम है स्टोर्स मैनेजमेंट, इसमें हम देखेंगे क्या वेरियस टॉपिक्स हैं और इनको स्टडी करेंगे। तो स्टोर्स मैनेजमेंट में पहले बता दूं कि स्टोर मैनेजमेंट एक हिस्सा है पूरा मटेरियल्स मैनेजमेंट का, जिसमें फैक्ट्री में चाहे रॉ मटेरियल्स हैं जो आते हैं, जिनको प्रोसेस किया जाता है, या जो आधे प्रोसेस होके प्रोडक्ट जिनको वर्क इन प्रोसेस बोलते हैं वो भी आता है। और तीसरा, जब पूरा तैयार होता है आपका प्रोडक्ट जो मार्केट में जाने के लिए तैयार होता है डिस्पैच से पहले, तो ये तीनों जो हैं ये मटेरियल में आते हैं। और इनको कैसे कंट्रोल करना है, तो मटेरियल, इसको हम मटेरियल कंट्रोल कहते हैं, और स्टोर मैनेजमेंट पार्ट ऑफ मटेरियल कंट्रोल है। तो अब हम शुरू करते हैं, स्टोर मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं कि ये कैसे होता है। तो स्टोर्स मैनेजमेंट किसी भी फैक्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है और पार्ट ऑफ मटेरियल, जैसे मैंने अभी बताया, पार्ट ऑफ मटेरियल कंट्रोल है। और एक और वर्ड है इन्वेंट्री, वो भी रिप्रेजेंट करता है ये सारे मटेरियल, चाहे वो रॉ मटेरियल हो नंबर 1, नंबर 2 इन प्रोसेस पार्ट्स हो या फिनिश प्रोडक्ट, इन तीनों को कंबाइन करके हम इन्वेंट्री बोलते हैं। और एक और चीज उसमें रहती है जो मशीन की मेंटेनेंस चीजें हैं, जैसे ऑयल हुआ, ग्रीस हुआ, या कोई बेल्ट कट गई मशीन की, वो भी इन्वेंट्री में आएगी। तो ये 4 चीजें इन्वेंट्री कहलाती है। तो इन्वेंट्री हम बाद में आएंगे उस पर, पहले हम स्टोर मैनेजमेंट को डिफाइन करेंगे। स्टोर मैनेजमेंट मटेरियल मैनेजमेंट का एक हिस्सा है, अभी मैंने बताया। चाहे आप मटेरियल्स कंट्रोल बोलो या मैनेजमेंट बोलो, एक ही बात है। तो स्टोर कीपिंग, स्टोर मैनेजमेंट को स्टोर कीपिंग भी बोलते हैं। तो ये मटेरियल कंट्रोल का वो पार्ट है जो कि मतलब रखता है कि फिजिकली हम चीजों को कैसे रखें, स्टोर कैसे करें, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, फिनिश प्रोडक्ट हो, या इन प्रोसेस मटेरियल हो जिसपे आधा काम हो चुका हो। तो 3 चीजें मैंने बताई, रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस भी बोलते हैं, और फिनिश्ड गुड्स। ये तीनों जिम्मेदारी है स्टोर्स मैनेजमेंट की, कैसे इनको रखा जाए और कैसे मूव किया जाए जहां पे इनका यूज होना है फ्यूचर में। तो स्टोर हाउस एक बड़ा सा रूम हो सकता है, बिल्डिंग का पार्ट हो सकता है, जिससे कि जिसमें हम मटेरियल्स रख सके महफूज तरीके से। और इसमें एक इंचार्ज जो होता है उसको स्टोर्स मैनेजर बोलते हैं, जिसकी जिम्मेदारी रहती है इन मटेरियल्स को ढंग से रखने की और यूज करने की, इशू करने की। तो ऑर्गेनाइजेशन जो स्टोर का होता है, डिपार्टमेंट का, ये डिपेंड करता है कितनी साइज है फैक्ट्री, कितनी बड़ी है, लेआउट क्या है फैक्ट्री का, मटेरियल का क्या नेचर है जो स्टोर किया जा रहा है, अगर केमिकल्स है तो कैसे स्टोर करें, अगर मेटल है तो कैसे करें, और फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज, कि हम कितनी बार उसको परचेज करते हैं साल में या महीने में, और फिर इश्यू करते हैं। तो ये सब चीजें डिसाइड करेंगी कि हम कैसे ऑर्गेनाइज करें स्टोर डिपार्टमेंट को। तो पहले हम मकसद देखते हैं कि क्या मकसद है स्टोर मैनेजमेंट का, क्या पर्पज है। नंबर 1, जो मटेरियल्स हैं वो लगातार सप्लाई होने चाहिए। अलग अलग प्रोडक्शन शॉप होते हैं फैक्ट्री में, जैसे टर्निंग हुआ, ग्राइंडिंग हुआ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुआ। इनमें जो भी, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में केमिकल चाहिए तो उनको हमेशा वो नॉन स्टॉप मिलता रहे। और जरूरी नहीं है प्रोडक्शन कंपनी हो, सर्विस कंपनी हो, तो वहां भी मटेरियल्स यूज होते हैं। दूसरा, हमें ओवर स्टॉकिंग या अंडर स्टॉकिंग नहीं करना है। ओवर स्टॉकिंग मतलब जरूरत से ज्यादा रखोगे तो उसको उसके लिए स्पेस चाहिए स्टोर में, और स्पेस मींस पैसा इन्वॉल्व है इनडायरेक्टली। और अंडर स्टॉकिंग मींस आप कम रख रहे हो, जल्दी खत्म हो रहे हैं वो पार्ट्स, और मशीन में जरूरत है, प्रोडक्शन में जरूरत, मशीन प्रोडक्शन रुक जाएगी, अगेन पैसा खर्च होगा। टाइम इज मनी, मैंने बोला था पिछले एक लेक्चर में, इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में। और तीसरा पर्पस है कि भाई चोरी ना हो मटेरियल की, फायर, आग ना लगे। चौथा,
कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट कम से कम होने चाहिए, बिकॉज स्टोर कहाँ करोगे, शेल्फ्स पे या बिन्स में, कंटेनर ये कहाँ होंगे, ये रूम्स में होंगे, और रूम के लिए बिल्डिंग भी चाहिए। तो इसलिए हम कम से कम कॉस्ट पे, ये भी हमारा मकसद है स्टोर मैनेजमेंट का। और फिर कंट्रोल होना चाहिए पूरा मटेरियल, सारे जो भी फैक्ट्री में मटेरियल लगते हैं, कंटिन्यूअस कंट्रोल होना चाहिए कि कोई चीज कहीं कमी ना हो और ना ही ज्यादा हो जिससे कॉस्ट बढ़े। अगर हम फंक्शन देखें स्टोर मैनेजमेंट के, तो पहले जो मटेरियल आएगा बाहर से, सप्लायर से, मैन्युफैक्चरर से, उसको रिसीव करना है, तो रिसीट बोलते हैं। उसके बाद उसको स्टोर करना है। उसके बाद उसको अगर वहां से डिपार्टमेंट से उसकी रिक्वायरमेंट आएगी तो उसको ढूंढ के, रिट्रीवल जिसे बोलते हैं, ढूंढ के इशू करना है। रिकॉर्ड्स मेंटेन करने, कितना आया कितना गया। और जो स्टोर में अरेंज किया हुआ सामान नीट एंड क्लीन तरीके से, हाउस कीपिंग जिसे बोलते हैं। फिर कंट्रोल होना चाहिए, भाई ये खत्म होने वाला है कुछ पार्ट, ऐसा ना हो कि वो जीरो स्टॉक हो जाए और तब हम मंगाएं, तो पहले एडवांस में वो परचेज, तो उसको कंट्रोल बोलेंगे। सरप्लस मैनेजमेंट हो गया, जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं, नॉन मूविंग पार्ट्स हैं जो कि यूज नहीं हो रहे हैं, सपोज कोई पुराना मॉडल के पार्ट्स हैं, तो उसको कैसे डिस्पोज करना है। उसके बाद वेरिफिकेशन एंड पैकेजिंग, जो आपका मटेरियल आया उसको वेरीफाई करके रखा, या बाहर जो फिनिश प्रोडक्ट जा रहा है उसको पैकेजिंग करना है, ये सब स्टोर की जिम्मेदारी है। और लास्ट में सब डिपार्टमेंट से, जिनको मटेरियल पूरी फैक्ट्री में सब डिपार्टमेंट को, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना, ये भी फंक्शन है स्टोर मैनेजमेंट। अब हम यही जो फंक्शंस हैं उनको डिटेल अब अगले स्लाइड्स में डिटेल में बताएंगे। जैसे रिसीट चेक करना हुआ, एक्सेप्ट करना हुआ, जो भी बाहर से आएगा प्रोडक्शन यूनिट से, जो पार्ट्स आएंगे, तो जो भी यूज होते हैं बाहर से आते हैं, जिनको हम परचेज करते हैं, उनको चेक करना है, वेरीफाई करना है, और उसको एक्सेप्ट करना है। तो इसमें ये जो सप्लाई फॉर मैन्युफैक्चरिंग होगा, या प्लांट मेंटेनेंस के लिए भी कुछ आइटम चाहिए होंगे, जैसे जनरेटर लगा हुआ है तो उसके लिए डीजल वगैरह आएगा, या पार्ट्स आएंगे, स्पेयर पार्ट्स। ऑफिस में स्टेशनरी चाहिए, वो भी आएगा। तो ये सब चीजें रिसीट होंगी, और फिर इनको स्टोर करना पड़ेगा एक कन्वीनियंट जगह पे, एक प्रॉपर जगह पे, ताकि उसमें ये कहाँ पे होता है, आप प्रैक्टिकली देखोगे तो बिन्स होते हैं, रैक होते हैं, शेल्फ होते हैं, इनमें रखा जाता है कोई भी रॉ मटेरियल हो। तो अब एक बड़ा सा स्टोर रूम हो सकता है एक छोटी सी कंपनी में, बट अगर बड़ी कंपनी है तो एक से ज्यादा स्टोर रूम रखने पड़ेंगे। और यूजुअली हम जिस डिपार्टमेंट को जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, सपोज केमिकल्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए चाहिए, तो केमिकल्स वाला स्टोर उस प्लेटिंग शॉप के पास रखेंगे। अब एक बार स्टोर किया, फिर रिट्रीव करना है, ऐसा होना है कि लेबल्स लगे हों, सही जगह पे हों, कोई ऑर्डर में हो, ताकि जब डिपार्टमेंट उसकी रिक्वायरमेंट के लिए आए तो हम इजीली उसको एक्सेस कर सकें, मिल जाए हमें, और फिर हम स्पेस का यूटिलाइजेशन भी प्रॉपरली कर पाएंगे, जो स्टोर की स्पेस होगी। और इश्यू, रिट्रीवल के बाद उसको इश्यू करना है, तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा कैसे आपने दिया। तो जो डिपार्टमेंट जिसको मटेरियल चाहिए वो रिक्विजिशन स्लिप देगा, उसको आप रिकॉर्ड लिख के रखोगे, है ना। तो इस तरीके से जो है, रिसीविंग रिक्विजिशन मिलेगा तो आप इशू करोगे और उसका हिसाब रखोगे। रिकॉर्ड्स, तो रिकॉर्ड्स स्टोर में कौन कौन के टाइप के होते हैं। एक बिन कार्ड्स होता है पहला। बिन कार्ड बहुत सिंपल है, इसमें हम एंटर करते हैं भाई, जो हम आइटम इशू कर रहे हैं उसका एक नंबर होता है, हर पार्ट का फैक्ट्री में कोड नंबर होता है, कोड नंबर लिखते हैं। और उसका यूनिट, इशू जो किया हमने नंबर्स में किया या केजीज में, वेट की बेस पे किया, तो वो लिखते हैं। और कितना किया, 10 किलो या 5 नंबर्स, ये सब लिखते हैं उसमें। और उसके बाद एक और तरीका है स्टॉक कार्ड्स। स्टॉक कार्ड्स डिफरेंट टाइप के हैं। एक में खाली क्वांटिटी लिखते हैं, दूसरे में क्वांटिटी और उसका एक पार्ट का यूनिट प्राइस लिखते हैं, कीमत कितनी उसकी। तीसरे में हम यूनिट प्राइस भी लिखते हैं, क्वांटिटी भी लिखते हैं, वैल्यू ऑफ स्टॉक और वैल्यू ऑफ बैलेंस इन स्टॉक, मतलब जो हमने इश्यू किया उसका क्या वैल्यू रुपीज में, और जो रह गया बैलेंस वो कितना है। तो ये अलग अलग टाइप के स्टॉक कार्ड्स हुए। फिर हाउसकीपिंग में आपको नीट एंड क्लीन रखना है स्टोर की जो स्पेस है,
और वहाँ पे जो मटेरियल आप रखोगे, प्रिजर्व करोगे, फिर इशू करोगे, रिसीट करोगे, तो ये प्रॉपरली करना है। इसमें ज़्यादा ये जो है बिखरा नहीं होना चाहिए और नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उसके बाद सरप्लस स्टॉक वो होता है जो आप यूज नहीं करते, अनयूटिलाइज्ड है, तो उसको आप कैसे डिस्पोज करोगे? तो वो सब आपको अगर स्क्रैप कर सकते हैं तो ये स्टोर्स का ही फंक्शन। उसके बाद जो मटेरियल्स परचेज करते हैं हम उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन और पैकेजिंग, ये भी वेरिफिकेशन तो जो आ रहा है फैक्ट्री के अंदर मटेरियल उसको आप वेरीफाई करोगे। पैकेजिंग जो जा रहा है, फिनिश्ड प्रोडक्ट जो जा रहा है कंपनी से, उसको उस पैकिंग करोगे। तो डिपेंड करता है, अगर बड़ा साइज हो उसका प्रोडक्ट का तो फिर वुडन क्रेट्स, हैवी वुडन क्रेट्स यूज होते हैं। अदरवाइज स्मॉल प्रोडक्ट है तो उसको ऑर्डिनरी पैकिंग करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट पे कि भाई हम कोऑर्डिनेट करें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, बिकॉज हर डिपार्टमेंट को जरूरत होगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है तो केमिकल की जरूरत होगी। टर्निंग टर्निंग डिपार्टमेंट है, मतलब मशीनिंग डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल चाहिए, माइल्ड स्टील बार्स होंगे, या कॉपर भी हो सकता, सॉरी ब्रास भी हो सकते हैं, या एल्यूमिनियम हो सकते हैं। फिर उनको टूल चाहिए टर्न करने के लिए, ये सब स्टोर को इश्यू करने हैं, तो उनके साथ इंटरेक्शन, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए। अब हम स्टोर्स को दो टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं, सेंट्रलाइज्ड या डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज में है क्या कि एक बड़ा सा स्टोर एक ही जगह बना दिया और वहीं से जो है सारा मटेरियल, चाहे टूल्स हों, रॉ मटेरियल्स हों, सब वहीं से इशू होगा। तो हमें इस टाइप में सेंट्रलाइज में कम स्टाफ की जरूरत है और हम कॉस्ट भी बचा सकते हैं। और जरूरत पड़ी तो हम स्टॉक चेक कितना हमारे पास किसी भी टाइम, साल में किसी भी टाइम चेक कर, क्योंकि एक ही जगह पे सारा रखा हुआ है तो बेटर कंट्रोल होगा। मगर इसका ड्रॉबैक जो है, नुकसान ये है कि भाई आपको, क्योंकि एक ही जगह में सब स्टोर किया हुआ है, एक ही स्टोर रूम, एक ही रूम में, तो वहां से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को जाएगा तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट जिसे बोलते हैं, वो बढ़ जाएगा। और फिर मटेरियल्स मूव होंगे तो रिस्क ऑफ फायर हो जाएगा। तो भाई एक ही जगह रखा हुआ है तो कोई केमिकल्स हैं उसमें, अगर कुछ बाय चांस फायर लग गया तो पूरा स्टोर खराब हो जाएगा। तो ये सब इसके ड्रॉबैक्स हैं। इसके कंपैरिजन में डिसेंट्रलाइज्ड होता है, जो इसमें छोटे छोटे स्टोर, इंडिपेंडेंट स्टोर हर डिपार्टमेंट के साथ रखे जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग है तो वहां से जो केमिकल स्टोर होंगे वो उसके पास ही होगा। इसी तरह अगर मशीन शॉप है तो वहां जो टर्निंग के लिए मटेरियल है, ब्रास है या स्टील है, माइल्ड स्टील, और जो टूल है वो रखे जाएंगे। तो उसमें यही फायदा है कि भाई हमें बल्कि मटेरियल हैं तो उनको मूव करना नहीं पड़ेगा लॉन्ग डिस्टेंस पे। और जो उससे जो अगर सेंट्रलाइज है तो हाँ क्राउडिंग सी हो जाती है। मगर इसके ड्रॉबैक्स है डिसेंट्रलाइज के, कि मतलब एक ही यूनिफॉर्मली हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे एक स्टोर में सारा मटेरियल इकट्ठे, तो इसमें अलग अलग होंगे इंडिपेंडेंट, तो थोड़ा सा कंट्रोलिंग में हमें यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, और स्टाफ ज्यादा चाहिए, ये भी इसका ड्रॉबैक है। तो अब ये है कि हम चाहे सेंट्रलाइज रखें या डिसेंट्रलाइज रखें स्टोर्स को, मगर एक चीज तो क्लियर है कि बहुत सारे स्टोर रूम रखें या सिंगल सिंगल इंचार्ज होना चाहिए, जिसको स्टोर मैनेजर भी बोलते हैं, ताकि वो एफिशिएंटली यूनिफॉर्मली मैनेज करे और जो ऑब्जेक्टिव है स्टोर का वो प्रॉपरली मीट हो सके। ये तो एक तरीका था। अब दूसरा तरीका, स्टोर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं फंक्शन के आधार पर, मतलब फंक्शनल है और दूसरा इसमें आएगा फिजिकल। फंक्शनल में ये हो गया कि किस चीज के लिए मटेरियल चाहिए, केमिकल्स, टूल्स, केमिकल्स अलग रखेंगे, टूल्स अलग रखेंगे, रॉ मटेरियल अलग रखेंगे, इस तरह से डिवाइड करेंगे। और दूसरा तरीका है कि साइज एंड लोकेशन के हिसाब से सेंट्रल बनाएं या अलग अलग डिपार्टमेंट अलग बनाएं। तो सेंट्रल स्टोर मतलब सिंगल होगा, डिपार्टमेंटल के पास है तो डिपार्टमेंटल स्टोर, तो ऐसे बनाएं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री पे।
क्योंकि इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री में 4 चीजें हैं, लिखा हुआ इस स्लाइड में। रॉ मटेरियल है जो आप परचेज करोगे बट अभी प्रोसेस नहीं हुआ है। दूसरा वर्क इन प्रोसेस, सेमी फिनिश जिसपे आप आधा काम कर चुके हैं। मेंटेनेंस मटेरियल हो गया, जैसे किसी लेथ में बेल्ट टूट जाता है तो वो रखेंगे आप मेंटेनेंस के लिए, वो प्रोडक्ट में डायरेक्टली यूज नहीं होगा। देन फिनिश्ड गुड, जो आपका फाइनल कंप्लीटेड प्रोडक्ट जा रहा है मार्केट के लिए। तो ये चारों चीजें कहलाती हैं कुल मिला के इन्वेंट्री बोलते हैं, और इसको कंट्रोल करने के लिए इन्वेंट्री कंट्रोल बोलते हैं। तो अब हम अब जो है, अब मैं आपको ये इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में, क्योंकि आपके सिलेबस में इन्वेंट्री कंट्रोल लिखा हुआ है और ईओक्यू कैलकुलेट कर कैसे ईओक्यू करे वो मैं आपको दिखाऊंगा ये दूसरे स्लाइड में। मैं चेंज कर रहा हूँ स्लाइड को, जस्ट अ मिनट। इन्वेंट्री वाला स्लाइड मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। और इसमें मैं शेयर कर रहा हूँ इन्वेंट्री वाला स्लाइड। ये पार्ट आपका इसी में स्टोर मैनेजमेंट में ही है, और इसका स्लाइड में मैंने लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। ये अभी मैंने जस्ट नाउ डिस्कस किया कि इसमें 4 टाइप के मटेरियल आएंगे। फिर से रिपीट करता हूँ, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, मेंटेनेंस वाले पार्ट्स और फिनिश्ड गुड्स। अब हम इनको, ये इन्वेंट्री कहलाती है, इनको कैसे कंट्रोल, तो इन्वेंट्री कंट्रोल का दूसरा नाम है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, 2 चीजें हैं कि इन्वेंट्री आइटम्स को कैसे क्लासिफाई करें, दूसरा हम कैसे उनका रिकॉर्ड रखें। ये सब इन्वेंट्री कंट्रोल या मैनेजमेंट में आएगा। तो आपके सिलेबस में ईओक्यू एक टर्म लिखा है, ये लिखा है यहाँ ईओक्यू। ई होता है इकोनॉमिक, ओ होता है ऑर्डर, क्यू क्वांटिटी। मतलब हम कितना ऑर्डर करें किसी भी पार्ट की क्वांटिटी स्टोर से, ताकि हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक रहे। मगर पहले भी मैं जैसे बोल चुका हूं, ओवर स्टॉक ना करें, ज्यादा ना मंगाएं, और अंडर स्टॉक भी ना हो कि कम ना हो जाए ताकि प्रोडक्शन रुक ना जाए। तो जो ऑप्टिमम वैल्यू होता है, इन बिटवीन वैल्यू, न ज्यादा न कम, उसको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं। उसको कैसे कैलकुलेट करना है वो आप बताएंगे। तो इसमें कुछ कैलकुलेशन के लिए हम अजम्पशन लेते हैं, जैसे डिमांड पता है हमें कांस्टेंट है, लीड टाइम होता है कितना टाइम हम जब आज ऑर्डर करेंगे स्टोर से तो कितने दिनों में आ जाएगा, 5 दिन में, 10 दिन में सप्लायर से, तो उसको लीड टाइम बोलते हैं, हम अज्यूम करते हैं कांस्टेंट। रिसीट ऑफ इन्वेंट्री इंस्टेंटेनियस है, मतलब एकदम से अगर 100 पार्ट्स मंगाए तो एक ही दिन में आ रहे हैं 100। क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है। और वेरिएबल कॉस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, 5वां पॉइंट, वेरिएबल, 5वां अजम्पशन, वेरिएबल कॉस्ट जो इन्वेंट्री में होते हैं वो 2 टाइप के हैं, एक सेटअप और एक होल्डिंग। पहले होल्डिंग बताऊं। होल्डिंग कॉस्ट वो है, होल्ड मतलब होल्ड करना, तो स्टोर में जो स्पेस है वो फ्री में नहीं है, उसका कॉस्ट है। तो होल्डिंग आप कितने दिन रखोगे, 1 महीना, 2 महीने, तो उसको होल्डिंग कॉस्ट बोलते हैं। सेटअप का दूसरा नाम है ऑर्डर कॉस्ट, कि आप अगर बाहर से ऑर्डर कर रहे हो तो ऑर्डर का कितना कॉस्ट है, कितना पैसा, क्योंकि ऑर्डर करने के लिए आपके पास डिपार्टमेंट होगा, परचेज क्लर्क भी बैठता है वहां पे, सुपरवाइजर भी होगा, तो उनकी सैलरीज होगी, तो उसको हम बोलते हैं। और जो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी होगा जो आएगा पर ऑर्डर, तो वो सेटअप, अगर आप अपनी फैक्ट्री में वो पार्ट बनाओगे तो सेटअप कॉस्ट, सेटअप मतलब मशीन को सेटअप करना, तो उसमें टाइम लगता है, वो कॉस्ट, ऑपरेटर की सैलरी, मशीन का टाइम। तो 2 टाइप के कॉस्ट है, याद रखना। इन्वेंट्री में 2 टाइप के कॉस्ट होते हैं, सेटअप, इसका दूसरा नाम मैंने बताया ऑर्डरिंग कॉस्ट, दूसरा होता है होल्डिंग। तो अब हम बताएंगे कैसे ईओक्यू आपको कैलकुलेट करना है। ये ग्राफ है इन्वेंट्री वर्सेस टाइम। इन्वेंट्री मतलब कितने पार्ट्स हैं आपके पास, तो लेवल 0 से मैक्सिमम, सपोज क्यू क्वांटिटी मंगाई, और फिर वो हमने एज्यूम किया कि एकदम से पार्ट्स आ गए, सपोज 100 आ गए, फिर धीरे धीरे यूज होने लगे, तो कम होते 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 स्टोर में फिर 0 पहुंच गए। मगर यह है कि फिर से ऑर्डर, पहले ही ऑर्डर करोगे एडवांस में यहीं पे कहीं, ताकि यहाँ पे एकदम आ जाए,
फिर यूज होंगे, फिर आएगा, फिर ऐसे यूजेज रेट, स्लोप जो है यूजेज रेट दिखाता है। तो अगर हम इसका एवरेज ले लें, एवरेज मतलब जब इन्वेंट्री जीरो हुई, जब आपके पास जीरो पार्ट्स थे और मैक्सिमम पार्ट्स क्यू थे, जो कि ऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं जिसको, 0 + Q डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो एवरेज इन्वेंट्री मिल जाएगी Q/2। ये आगे कैलकुलेशन में यूज होगा Q/2 एवरेज इन्वेंट्री। अब हम कॉस्ट पे आएंगे कि कैसे कम करना है, इन्वेंट्री कॉस्ट कैसे कम करना है। इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे, कॉस्ट, एनुअल कॉस्ट और ऑर्डर क्वांटिटी। तो आप देखोगे इस ग्राफ में होल्डिंग कॉस्ट का कर्व दिखाया गया है, स्ट्रेट लाइन है। जो ही ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ती है होल्डिंग कॉस्ट बढ़ता है। होल्डिंग कॉस्ट मैंने बताया, इसको कैरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि स्टोर में लिमिटेड स्पेस होती है, वहां स्पेस मतलब मनी इन्वॉल्व है, तो वहां पे रखने के लिए ज्यादा क्वांटिटी रखोगे तो ज्यादा कॉस्ट होगा, इसीलिए ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। और दूसरा कॉस्ट मैंने बोला था सेटअप या ऑर्डर, ये दिखाया है सेटअप और ऑर्डर कॉस्ट। तो जब ज्यादा क्वांटिटी मंगाओगे तो उस पे ऑर्डर ट्रांसपोर्टेशन वही लगना है, सपोज 100 पार्ट मंगाए या 1000, बट 1000 में हमारा पर बच जाएगा, ऑर्डर कॉस्ट कम होगा पर यूनिट। तो ये देखो, जो ही क्वांटिटी राइट की तरफ बढ़ती है ऑर्डर कॉस्ट या सेटअप कॉस्ट कम होता जाता है। तो अब हम टोटल कॉस्ट इन दोनों को जोड़ दें तो टोटल कॉस्ट ये होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग एज वेल एज सेटअप। ये तो मिनिमम आप देख सकते हो इस कर्व के सबसे निचला पॉइंट, वहां पे मिनिमम कॉस्ट आएगा और उस वो क्वांटिटी कहलाएगी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या EOQ। ये दिखाया है डॉटेड लाइन से। इस टोटल कॉस्ट का लोवेस्ट पॉइंट मिनिमम कॉस्ट बताएगा, वाई एक्सिस पे बताएगा, और एक्स एक्सिस पे बताएगा ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी Q स्टार, स्टार मींस ऑप्टिमम। अब हम कैसे कैलकुलेट करें इसको न्यूमेरिकली, तो जो इसको EOQ मॉडल भी बोलते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल। तो हम Q इसमें लेते हैं नंबर ऑफ पीसेस एक ऑर्डर में, Q स्टार हो गया ऑप्टिमम जो निकालना है हमें, D एनुअल डिमांड है यूनिट्स की, और S सेटअप या ऑर्डरिंग कॉस्ट है एक ऑर्डर के लिए, H इज होल्डिंग या कैरिंग कॉस्ट एक यूनिट के लिए पर ईयर। तो एनुअल सेटअप कॉस्ट अगर हमें निकालना है तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कितने ऑर्डर्स गए इनटू एक ऑर्डर का कितना कॉस्ट। तो ये फर्दर फॉर्मूला इसका, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालोगे, एनुअल डिमांड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इन एक ऑर्डर में कितने ऑर्डर, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिल जाएंगे एक साल में, इनटू सेटअप और ऑर्डर कॉस्ट पर एक ऑर्डर में कितना कॉस्ट लगता है। तो एनुअल डिमांड D, नंबर ऑफ यूनिट्स एक ऑर्डर में Q, और S इज द कॉस्ट ऑफ पर ऑर्डर। तो D/Q इंटू S, इसको हम यहाँ पे रेड में हाईलाइट कर रहे हैं, इसको हम रेड में हाईलाइट करते हैं, एनुअल सेटअप कॉस्ट S/D/Q। और आप दूसरा कॉस्ट निकालेंगे वो है होल्डिंग या कैरिंग कॉस्ट, वो ऐसे निकालेंगे। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंटरी लेवल, अभी पिछले स्लाइड में Q/2 बताई थी मैंने, ये Q/2 इंटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, उसको H मान लेते हैं। तो Q/2 इंटू H, ये लिखा हमने रेड में ईयर। ये दो टाइप के कॉस्ट है, सेटअप कॉस्ट निकाला हमने, एनुअल कॉस्ट। और अभी पिछले मिनिमम कॉस्ट कर्व में दिखाया था मैंने, जो टोटल कॉस्ट कर्व था उसके मिनिमम पॉइंट पे दोनों बराबर हों तो तभी हमें ऑप्टिमम मिलेगा, कॉस्ट मिनिमम होगा तो उसको ऑप्टिमम क्वांटिटी बोलेंगे। Q को Q स्टार बना देंगे। तो वही हम अगले स्लाइड पे कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ऑप्टिमल क्वांटिटी इज फाउंड व्हेन एनुअल सेटअप कॉस्ट इक्वल्स होल्डिंग कॉस्ट। तो सेटअप कॉस्ट ये था SDQ/2 और होल्डिंग कॉस्ट था H। इन दोनों को इक्वेट करोगे और फिर जो Q निकल आएगा उसको Q स्टार से डिनोट करेंगे, वो ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी होगी। तो Q स्टार आ रहा है 2DS/H अंडर रूट, ये अंडर रूट नीचे चला गया, एक्चुअली ये ऊपर होना चाहिए। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट EOQ। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपके सिलेबस में था। अब एक एग्जांपल के तौर पे मैं इस स्लाइड में दिखा रहा हूँ कि कैसे हमने Q स्टार निकाला है। डिमांड दी हुई है न्यूमेरिकल में 1000 यूनिट, कॉस्ट सेटअप कॉस्ट $10 लिखा है, तो रुपीज भी हो सकता है पर ऑर्डर, और H है होल्डिंग का कैरिंग कॉस्ट 0.5 पर यूनिट पर ईयर। तो ये वैल्यू जब डालेंगे Q स्टार आएगा 200 यूनिट। तो आपको 200 यूनिट जब मंगाएंगे तो सबसे इकोनॉमिकल होगा, मिनिमम कॉस्ट लगेगा। तो ये आज का हमारा लेक्चर था 7th यूनिट का, जिसका नाम था स्टोर्स मैनेजमेंट। थैंक यू।